बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, आज का शो बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि जो आज सेलिब्रिटी हमारे साथ क्रिकेटिंग से हैं, बिलोंग करती हैं, वो बहुत ही स्पेशल हैं। ना सिर्फ वो क्रिकेटर बहुत ज़बरदस्त है, उसी तरह वो बड़े कमाल शख्सियत भी हैं। पर्सनैलिटी भी उनकी एक ऐसी है कि सबको अपनी तरफ खींच के लेते हैं। नाज़रीन, इनकी जो यूनिकनेस थी वो हमें बॉलिंग में भी नज़र आई, इनकी कोचिंग में भी नज़र आई, और जैसे मैंने कहा कि एक बड़ा बाकरदार किस्म का पर्सनैलिटी रखते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मुश्ताक अहमद। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपका इंटरव्यू करूं, काफ़ी टाइम से आपसे बात भी करना चाह रहा था क्योंकि जैसे मैंने इंटरव्यू में बोला कि माशाल्लाह आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो हमारे लिए एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी के तौर पे भी वैल्यू रखते हैं। वो मैं आगे जिक्र करूंगा वो कैसे हैं, वो उसके लिए लिहाज से बात करते हैं। अच्छा मुश्ताक भाई, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा आपके अर्ली डेज़ के हवाले से, क्योंकि मैं हर एक से पूछता हूँ ओबियसली, क्योंकि इसकी रीज़न इस क्वेश्चन की होता तो बड़ा ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बट इसके पीछे रीज़न ये होती है कि आप तमाम लोग जो बहुत से यंगस्टर के लिए एक इंस्पिरेशन भी रखते हैं, और वो अपना कैरियर जब शुरू करते हैं, साहिवाल से बिलोंग करते थे, कैसे स्टार्ट किया वो प्लीज़ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने कम्प्लीमेंट्स दिए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। एज नॉर्मल जिस तरह लोग बचपन में शुरू करते हैं क्रिकेट, मोहल्लों में, गलियों में, साहिवाल के एक छोटा सा मतलब एरिया था, उसमें शुरू करते थे। स्कूल में क्रिकेट खेली, फिर जैसे मोहल्लों गलियों में शुरू करते हैं। पर लकीली एक चीज, अल्लाह का शुक्र है, मैं हॉकी बहुत अच्छी खेला करता था। अच्छा। हॉकी खेलते खेलते एकदम एक दफा हमारे स्कूल को एक 12th मैन की जरूरत पड़ गई। तो मेरा बड़ा भाई जो था वो स्कूल का वाइस कैप्टन था। तो वो उसने मुझे कहा कि जी मेरा छोटा भाई है, वो फील्डिंग अच्छी कर लेता है। 2-3 ओवर करवा दिए और मैंने वो कोठा फ्लाइट टाइप लेग स्पिन करना शुरू कर दी और मुझे 3-4 विकेटें भी मिल गई उस मैच में। अच्छा। तो बस वहां से फिर क्रिकेट का शौक शुरू हो गया। और बस फिर स्कूल से लेके फिर सारा दिन स्कूल में, और उसके बाद फिर मोहल्लों में, गलियों में, और वहां से अल्लाह ने ये सफर शुरू करवा दिया। अच्छा मुश्ताक भाई, मैं क्योंकि खुद क्रिकेट भी खेला हुआ हूँ, तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि क्रिकेट के अंदर जो सबसे डिफ़िकल्ट बॉलिंग है वो लेग स्पिन है, क्योंकि ऑफ ब्रेक जो होती है वो भी आपकी फिंगर स्पिनर है, आपका कंट्रोल उसमें होता है। इसी तरह फास्ट बॉलिंग की बात करें तो आप बॉलर जो है वो सामने से बॉल कर रहा होता है, फिंगर उसके बॉल के ऊपर होती हैं, वो कन्वीनियंट है बॉल करना। एज़ पर उसमें हम बात करें लाइन एंड लेंथ के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, बट एज़ फॉर द लेग स्पिनर इज कंसर्न, मैं खुद भी लेग स्पिनर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो आप इसलिए भी आइकॉनिक हैं कि मैंने आपको, शेन वॉर्न को देखा जब मैं ग्रो अप कर रहा था, तो आप दोनों बड़ी एक मेरे लिए आइडियल पर्सनैलिटी थे उस टाइम के अंदर। तो उसमें लेग स्पिनर इसलिए मुझे, क्योंकि मैंने खुद बॉलिंग की हुई है, बड़ी डिफिकल्ट होती है कि आप उसमें आपकी जो बॉलिंग हैंड होता है वो उल्टा आ रहा होता है, जो ठीक है रिवर्स घुमा रहे होते, तो उसमें लाइन एंड लेंथ उस तरह हो नहीं सकती अनटिल अनलेस आपका कंट्रोल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का ना हो। तो आप क्या समझते हैं कि लेग स्पिन वाकई इतनी मुश्किल चीज़ है और ये यूनिक चीज़ है, इसीलिए दुनिया में बहुत कम लेग स्पिनर आते हैं? इसीलिए तो वो मैच विनर होते हैं, क्योंकि जी। आप देखें जो भी लेग स्पिनर इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी परफॉर्मेंस करता है, उसकी टीम बहुत ज्यादा जीतती है। जी। इसमें आदिल रशीद को इंग्लैंड का देख लें, वर्ल्ड कप चैंपियन बने। शेन वॉर्न जब खेला करते थे, अल्लाह का शुक्र है जब मैं पाकिस्तान से खेला, हमने वर्ल्ड चैंपियन बने। जी। टेस्ट मैचेस हम जीते पूरी दुनिया में जाके। उसकी वजह यह है कि लेग स्पिनर की जो आर्ट है वो विकेट टेकिंग आर्ट है, ठीक। और वो लेग स्पिनर कहीं से भी मैच जिता सकता है। इसके लिए दो चीजों का बड़ा फंडामेंटल होना, दो चीजें फंडामेंटली बड़ी जरूरी है लेग स्पिनर के लिए। जी। एक तो उसका एक्शन बड़ा रिपीटेबल होना चाहिए, और दूसरा उसकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि मुझे पता है कि घंटा मुझे एक्स्ट्रा बॉलिंग करनी पड़ती थी नेट के बाद भी, ठीक है। ताकि मेरी लाइन और लेंथ इतनी परफेक्ट हो जाए ताकि मैं गंदे गेंद ना कर सकूं। क्योंकि लेग स्पिनर की पोटेंशियली उसमें अंदर ये होती है कि वो जरूर एक आध बॉल गंदा कर देता है, अपने 2-4 बॉल अच्छे करके एक गंदा बॉल कर देता है, जिससे प्रेशर रिलीज हो जाता है। जी। तो अगर जो अच्छा लेग स्पिनर है, जैसे शेन वॉर्न है, हमारे पास जिस तरह यासिर जब अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं, और जो रिसेंटली आदिल रशीद जब अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो आप देखें वो ऐसे लगता है कि हर बॉल पे विकेट मिल जाएगी। क्योंकि लेग स्पिनर का जो, जैसे आपने कहा है कि इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका एक्शन बड़ा रिपीटेबल होना चाहिए। जी। गुगली, लेग स्पिन, टॉप स्पिन, फ्लिपर, ये जब आपने बॉल करने होते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका बॉल हर जगह वहां पे गिरे जहां पे बैट्समैन के ऊपर आप प्रेशर क्रिएट कर सकें। तो बिल्कुल। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा यार्ड्स की मेहनत जरूरत होती है, एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत होती है, और इसी वजह से लेग स्पिनर जो है वो समटाइम दे कैन बी एक्सपेंसिव, जी। बट मोस्टली अगर देखा जाए तो वो मैच विनर्स होते हैं। क्योंकि विकेट टेकर होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर हम बात करें तो लेगेसी स्टार्ट होती है लेग स्पिनर की, अगर हम बात करते हैं तो ग्रेट लेजेंड लेट अब्दुल कादिर
मरहूम उन्होंने क्या माशाल्लाह परफॉर्मेंस दी और पूरी दुनिया में एक नया आर्ट लेके आए, फिर उसी लेगेसी को आपने कंटिन्यू किया और माशाल्लाह 13-14 साल आपने पाकिस्तान को सर्व किया। फिर दानिश कनेरिया आए, फिर यासर शाह आए, और अभी जैसे रिसेंट लॉट के अंदर हम देख रहे हैं शादाब भी है, अभी जाहिद महमूद आए हैं। तो ये एक जो जर्नी पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर, क्योंकि रिकग्निशन हमारी ओबियसली फास्ट बॉलिंग रही है, क्योंकि बहुत बड़े नाम हमने हमेशा पैदा किए, स्पिनर में डिपार्टमेंट के अंदर हम थोड़े से उस लिहाज से नाम ज़्यादा नहीं आए। तो ये सारा एक तो अपना जर्नी का बताइए इन बड़े नामों के साथ, और जो अभी करंट लॉट है उसको कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान के लिए? देखिए, लकीली पाकिस्तान के पास इस वक्त 3 लेग स्पिनर हैं, 4 लेग स्पिनर हैं बल्कि जी। शदाब हैं, उस्मान कादिर हैं, जाहिद हैं, यासिर शाह हैं। तो ये चारों लेग स्पिनर जो हैं वो अपने अपने कैटेगरीज में, अपने अपने डोमेन के अंदर वो सारे इफेक्टिव हैं। तो पाकिस्तान का फ्यूचर तो अच्छा लग रहा है अल्लाह की मेहरबानी से, वनडे क्रिकेट में भी, 2020 में भी, टेस्ट मैचों में भी। सिर्फ इनको, जैसे आपने कहा कि लेग स्पिनर के ऊपर बैंक करना पड़ता है, लेग स्पिनर के ऊपर पेशेंस रखना पड़ता है। कई दफा वो 2-3 मैचों में ऐसी बॉलिंग करते हैं कि आपको लगता है कि यार इनका कैरियर खत्म हो गया है, they are not effective anymore। बट इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो कप्तान होता है, जो कोचेस होते हैं, उनका पेशेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे मुझे इमरान भाई ने क्लियर कर दिया था कि मेरा रोल ये था, जब मैं शुरू में पाकिस्तान टीम में आया तो मेरा रोल ये बना दिया गया था कि आप बिल्कुल फिक्र ना करना है कितने रन आपको पड़ रहे हैं, आपने सिर्फ ये देखना कि आपने कितनी विकेटें लेनी है, क्योंकि आप मेरे मैच विनर, और मैच विनर कभी भी स्कोरों के रन्स के फिक्र नहीं करता। तो मेरा ये खौफ खत्म हो गया था। जब आपका खौफ खत्म हो जाता है ना रन्स पड़ने का, तो फिर आपकी अटैकिंग जो अप्रोच है वो फास्ट बॉलर की तरह होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप हर बॉल के ऊपर जाके विकेट लेने की कोशिश करते हो। इसीलिए लेग स्पिनर जो है ना मोर इफेक्टिव हो जाता है। तो आई थिंक जैसे आपने कहा है कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में 2020 हो, 50 ओवर मैच हो या टेस्ट मैचेस हो, आजकल मिस्ट्री स्पिनर्स का दौर है। और आप देख लें जिस टीम में भी मिस्ट्री स्पिनर्स होते हैं, they have more chance to win matches। अच्छा, आपने मुश्ताक भाई, आपसे जब भी इंटरव्यू होता होगा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई शायद ऐसा इंटरव्यू भी हुआ होगा जिसमें 92 के वर्ल्ड कप की बात नहीं करें हम, क्योंकि कैप्टन की आपने बात की। अगर हम पर्टिकुलरली अभी लास्ट मंथ हमने उसकी सेलिब्रेशन भी हर साल करते हैं वर्ल्ड कप की, तो उसमें आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे आपने अभी खुद मेंशन किया कि आपके कैप्टन ने आप पे बहुत रिलाई किया। एक तो मुझे ये बताइए कि जो 92 का वर्ल्ड कप था उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, पूरी एक जो जीत का सफ़र था, आपके ख्याल में ऐसी कौन सी एक स्पेशल जिस्ट क्या थी उस विक्ट्री के पीछे जिसने पाकिस्तान को ये विक्ट्री दिलाई? क्योंकि ओबियसली हम बहुत नीचे थे और फिर ग्रेजुअली मोमेंटम पकड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वर्ल्ड कप जीता। बिल्कुल, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। लीडरशिप, इमरान भाई की लीडरशिप का बहुत रोल था इसमें। उसकी वजह ये थी कि कभी भी हम सब यंगस्टर्स थे, मैं भी, वसीम भाई भी, इंजमाम भी, आमिर सुहेल भी, जाहिद फजल भी, आकिब भी, हम सारे यंग थे। तो उसके होते हुए मोइन भी यंग थे, इजाज भाई भी तकरीबन। तो आई थिंक जो उनका लीडरशिप का जो बिलीव था ना, वो उनका बिलीव इतना तगड़ा था। मुझे याद है कि पर्थ में जब हम मैच खेल रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया खिलाफ, तो हमें मेंटली ये लग रहा था कि आई थिंक आवर वर्ल्ड कप इज ओवर। मगर इमरान भाई की वो स्पीच मुझे आज भी याद है। उन्होंने खड़े होकर पर्थ के ड्रेसिंग रूम में कहा था, अगर तुम ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे हम अगर मार देते हैं और हम न्यूजीलैंड को जाके न्यूजीलैंड में मार देते हैं, हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। अब ये बिलीव जो था ना एक लीडर का, ये हमारे अंदर इंडल्ज हुआ उस दिन। तो आप ऑस्ट्रेलिया का मैच देखें उठा के, हम बड़े बड़े मजे, बड़े जान से वो मैच खेले थे, और उस मैच की वजह से हमारा क्लिक हो गया। एक तो ये लीडरशिप की क्वालिटी, और दूसरा हम हर प्लेयर को अपने अपने रोल का पता चल गया था। आकिब का रोल था नए बॉल से ऊपर से एक आध विकेट लेनी मगर कंटेन करना साथ। वसीम भाई को इमरान भाई ने बोल दिया था, डज नॉट मैटर कितने आपके नो बॉल होते हैं, कितने वाइड बॉल होते हैं, आई वांट यू टू बॉल एज फास्ट एज यू कैन। और मुझे कह दिया था कि आपने 5 विकेटें लेनी है, चाहे आपको 80 रन पड़ जाए। तो ये हमारा क्लियर हो गया था, माइंडसेट क्लियर हो गया था कि ये हमारा रोल है। इंजमाम को उन्होंने बैक किया, आपने देखा 4-5 मैचों में कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बस यू हैव टू प्ले एवरी सिंगल गेम। इवन न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के मैच से पहले इंजमाम पूरी रात जो थे बीमार रहे, मतलब उनकी पेट खराब रहा। और मुझे लंच पे आके इंजमाम ने कहा कि इमरान भाई को जाके बोल दो, क्योंकि वो थोड़ा शाय था, तो मुझे बोला कि जाके इमरान भाई से बोल दो कि मैं नहीं खेल सकता, मैं पूरी रात सोया नहीं, मेरी ये तबीयत है, मैं तो हिल भी नहीं सकता, मैं बहुत वीक फील कर रहा हूँ। तो इमरान भाई की लीडरशिप ये थी कि उन्होंने कहा कि मुश्ताक उनको जाके इंजी को बोल दो
कि इमरान भाई कह रहे हैं इवन आप आज नंबर 3 या ओपन पे नहीं खेलोगे, छठे नंबर पे खेलोगे, तुम मैच मुझे जिताओगे, फिक्र ना करो, तुम माइंड सेट ये बना लो कि यू आर गोइंग टू विन द गेम फॉर अस। इस एटीट्यूड के साथ ये मैच खेलना, और उसको कह दो कि मैच ये आज वो नहीं बाहर नहीं बैठेगा। तो ये लीडरशिप और बिलीव की बात होती है अपनी टीम के ऊपर, क्योंकि बुरे टाइम के ऊपर ही लीडर का पता चलता है, बुरे टाइम के ऊपर ही टीमों का पता चलता है। और अल्लाह का शुक्र उसमें हमारे सीनियर प्लेयर जो थे, जवेद मियांदाद साहब, रमीज राजा और जो बाकी प्लेयर थे, उन्होंने भी अपना रोल बड़ा अदा किया। उसकी वजह ये थी कि उनको जैसे सेमीफाइनल फाइनल में आपने देखा होगा 2 नए बॉल लगते थे 92 वर्ल्ड कप में, दोनों तरफ से नए बॉल लगते थे। तो इमरान भाई नंबर 3 पे चले गए। उनको पता था कि अगर मैं ये 10-15 ओवर सर्वाइव कर जाता हूं और मेरे पीछे जो इंजमाम है, वसीम अकरम है, रमीज भाई है, सलीम मलिक है, इजाज अहमद है, मोइन खान है, तो वी कैन लास्ट 10 ओवरों में हम जाके 80-90 कर देंगे तो मैच जीत जाएंगे। ये पॉलिसी उस वक्त चलती थी, देखिए उस वक्त भी ये प्लान था। तो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू इमरान भाई और पूरी टीम को। उन्होंने बड़ी जान लड़ाई, और पूरी टीम को क्रेडिट मैं इसलिए देता हूं कि उन्होंने इमरान भाई की इस बात को बिलीव किया और अपने अंदर डाला। तो आई थिंक दैट इज द रीजन 92 वर्ल्ड कप जो था वो पाकिस्तान के लिए बड़ा, हमारी टीम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। मुश्ताक साहब से बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू कर रहे हैं, बट इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर। जी, वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। मुश्ताक साहब से कुछ मजीद चीज़ें जानते हैं। मुश्ताक भाई, आपकी फेवरेट सीरीज़ कौन सी रही? अगर मैं पर्टिकुलरली टेस्ट मैचेस के हवाले से जानना चाहूँ, जैसे ओबियसली वनडे के अंदर तो वर्ल्ड कप से बड़ी कोई विक्ट्री ना हमारे क्रेडिट पे है, ना किसी की हो सकती है, वो तो आप अल्हम्दुलिल्लाह उस टीम का पार्ट थे। टेस्ट में ऐसी कौन सी सीरीज़ आप समझते हैं कि वो बहुत स्पेशल रही आपके कैरियर में? देखें 90, 95, 96 की जो आप बात कर रहे हैं, वो पूरा साल जो है ना, ऑस्ट्रेलिया को सिडनी में जो अल्लाह का शुक्र है जिसमें मैंने 9 आउट किए थे, और वो जो टेस्ट मैच जीते, उसके बाद तक आज तक हम ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच नहीं जीते वहां पे। आई एम टॉकिंग अबाउट 95 में। 95 में वो जो टेस्ट मैच था वो बड़ा कांटेदार टेस्ट मैच हुआ। उसकी वजह पता क्या थी? उसकी वजह थी मेरा और शेन वॉर्न का कंपैरिजन किया जा रहा था। तो उधर से शेन वॉर्न विकेट ले रहा था, इधर से मैंने होबार्ट में भी 9 आउट किए थे। अनफॉर्चुनेटली वो मैच जीत सके, मगर सिडनी में जाके फिर अल्लाह ने 9 विकेटें दिलवाई और फिर मैच जीत गए। और वो मुझे आज भी याद है कि मुझे रिची बैनो और जितने भी कमेंटेटर्स थे, दे वर रेटिंग मी बिग टाइम। तो उसकी जो एक वैल्यू है वो आज भी मुझे याद है। 95 की जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी, उसके बाद हम क्राइस्टचर्च गए, वहां पे भी अल्लाह ने परफॉर्मेंस करवाई। फिर 96 में जो आपने कहा है, जो इंग्लैंड में सीरीज हुई ओवल पे, लॉर्ड्स पे टी तक उनका एक आउट था और आखिरी दिन था। टी के बाद आके अल्लाह का शुक्र है मैंने 5 विकेटें ली 36 बॉलों में, और वो मैच एक तरफ कर दिया था। और ये 2-4 मैचेस जो सीरीज होती है ना, कि कोई ये मुश्किल कंडीशन होती है आपके लिए एज ए लेग स्पिनर, जैसे डर्बन टेस्ट मैच है वो जीता पाकिस्तान, तो उसमें भी अल्लाह का शुक्र है मैंने 9 आउट किए 6 और 3, और उसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात थी कि वहां पे मुश्किल था कंडीशन, क्योंकि आपको वहां पे यूज टू नहीं होते आप ऐसी कंडीशन में बॉलिंग करने एज ए लेग स्पिनर। मगर अल्लाह का शुक्र है ये सारे जो मैं आपको विक्ट्री जो गिनवा रहा हूँ या आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये सब अल्लाह की मेहरबानी के बाद। आपके क्रेडिट पे 52 टेस्ट मैचेस हैं, 144 ऑलमोस्ट ओडीआई हैं। जिस तरह की माशाल्लाह आपका कैरियर था, जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, आपको नहीं लगता, डोंट यू थिंक सो, कि ये जस्टिफाइड नहीं है? शायद उतना खेले नहीं आप जितना हमने देखा कि शेन वॉर्न लंबा खेल गया या दूसरे खेल गए। इसी तरह सिमिलरली हम देखते हैं तो अब्दुल कादिर भी बहुत ज़्यादा नहीं खेले, सिक्लैन मुश्ताक आपके साथ आए, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं खेल सके। तो ये सारी क्या रीज़न लगती है कि पाकिस्तान में स्पिनर की तो लाइफ बहुत लंबी हो सकती है, बट इतने बड़े नाम होने के बावजूद भी ज़्यादा नहीं खेल पाए? अच्छा, इसकी 2-3 रीजन है। एक तो मैं लकी भी था और सेम टाइम थोड़ा मेरे लिए मुश्किल भी था कि वसीम अकरम और वसीम भाई के और वकार यूनुस के होते हुए इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर को तीसरा बॉलर आए और वो आके विकेट ले जाए टेस्ट मैचों में, वनडे क्रिकेट में। एक सकलैन को क्रेडिट देता हूं कि सकलैन के दूसरे की वजह से उसने 2 के साल पाकिस्तान को बड़ा जितवाया। मगर जो आप वसीम भाई के और वकार के होते हुए बड़ा मुश्किल था तीसरे बॉलर को आके अपना नाम बनवाना। इन सेम टाइम जो आपने बात की है कि मैं 6 साल उसके बाद काउंटी क्रिकेट खेलता रहा हूँ। 2003 में मैं आखिरी टेस्ट मैच खेला पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद मैं 2009 तक काउंटी क्रिकेट और अपनी पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली होता पता क्या, हम जैसे ही अच्छा स्पिनर बनते हैं ना, तो हम नए लड़का कोई आता है जैसे उसको फिर ग्रूम करना शुरू कर देते हैं, और जो हमारे सीनियर बॉलर होते हैं उनको फिर हम डिस्कार्ड करना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक इसमें थोड़ी सी
दोनों पार्टीज का कसूर होता है। मेरा ख्याल सिलेक्शन पीसीबी की तरफ से भी और जो अपना प्लेयर होता है उसका अपना भी कसूर होता है। ये इसलिए मैं अपने आप को ब्लेम करता हूँ। सम टाइम आपका फोकस और आप इतने डेडिकेटेड नहीं रहते। आई थिंक यू कैन नॉट क्लैप विद वन हैंड, दोनों हाथों से ताली बजती है। तो आई थिंक इसमें प्लेयर को भी कसूरवार कहा जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन को भी, क्योंकि अगर आपके पास मैच विनर है और वो इतनी जल्दी रिटायर हो जाते हैं या इतनी जल्दी डिस्कार्ड किए जाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में और वो बाहर जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, तो आई थिंक इसमें कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप है जो लकीली अब जो आके आई थिंक जो रिसेंटली पिछले 5-7 साल से अब थोड़ी सी सॉलिड चीजें हुई हैं। जैसे यासिर है, उसको बैक किया जा रहा है, उसके 2-3 मैच भी गंदे चले जाते हैं तो उसको बैक किया जाए और करना भी चाहिए, क्योंकि एक बंदे ने 2 साल में इतना पाकिस्तान को जिताया है तो 3-4 मैच उसके गंदे जाते हैं तो आपको उसको बैक करना पड़ेगा। और उसको बैक करेंगे उसमें यासिर को ये चाहिए कि फिर वो एक्स्ट्रा मेहनत करे, एक्स्ट्रा डेडिकेशन के साथ काम करे, ताकि उसको जो ऑर्गेनाइजेशन और जो सिलेक्शन उसको रिस्पॉन्ड दे रही है, इज्जत दे रही है, तो उसका हक बनता है फिर वो भी उसी तरीके से मेहनत करके अपने जो फ्लॉज हैं उसके ऊपर काबू पाए। बिल्कुल मुश्ताक भाई, ठीक आप ओवरऑल ये पैकेज दोनों तरफ से बनता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि दोनों पार्टीज का ये रोल बनता है कि वो उसको ऑन करे, बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि बाकी सारी कंट्रीज में बड़ा ज़्यादा खास तौर पे वैल्यू दी जाती है। कोई फास्ट बॉलर है जो लेजेंड नाम बनते हैं, इसी तरह वसीम वकार के अलावा कोई भी लंबा नहीं खेल सका, आप लोग नहीं खेल सके, शुएब अख्तर नहीं खेल सके, तो वो ये एक ऑब्वियसली सारी दुनिया के अंदर इतने बड़े नाम जो नाम के अकॉर्डिंगली हमने देखा जाए तो सर्व नहीं कर सके। होपफुली कि वो आगे बेहतर होगा। अच्छा, अब थोड़े से आपके सेकंड जर्नी की तरफ चलते हैं, वो कोचिंग का है। आपने पाकिस्तान की तरफ से भी बॉलिंग कोच के तौर पे काम किया, इंग्लैंड की तरफ से भी आप एसोसिएटेड रहे, तो ये एज ए प्लेयर के बाद एज ए कोचिंग के रोल में आना, ये कैसा आपको लग रहा है और इसको कैसे एंजॉय कर रहे हैं और फ्यूचर के तौर पे इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं क्रिकेट इज माय पैशन और मैं बड़े शौक से क्रिकेट खेलता रहा हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र है अब कोचिंग में भी बड़ा शौक से कोचिंग कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है अभी अंडर 19 का कैंप लगा हुआ है, पाकिस्तान अंडर 19 जो बांग्लादेश जानी है, तो मुझे बड़ा शौक है कि जो कोचिंग है ना, आपका जो एक्सपीरियंस आप गेन करते हो ओवर द इयर्स, वो फिर आप जब अपने यूथ को या पाकिस्तान के लड़कों को शेयर करते हो वो नॉलेज, तो इट इज अ ग्रेट फन। और इसके लिए मैं बड़ा एज ए सेड कि इसके लिए पैशन होना बड़ा जरूरी है, इसके लिए आपका वो मजा करना बड़ा जरूरी है। 6 साल मैंने इंग्लैंड में रहा, वहां से मैंने सीखा भी, वहां से मेरा कोचिंग कैरियर स्टार्ट हुआ, वहां से मैंने बहुत बहुत अच्छे कोचेस के साथ काम करके मैंने लर्न किया, अल्लाह का शुक्र है। फिर पाकिस्तान को सर्व किया, अभी पाकिस्तान की साथ हूँ, कंसल्टेंट हूँ, फुल टाइम तो नहीं हूँ, मगर ऑब्वियसली मेरा ख्वाहिश है कि जैसे अंडर 19 के मैचेस होते हैं या अंडर 19 कैंप लगते हैं या शहीन के कैंप लगते हैं, इसमें जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, और क्योंकि ये हमारा पे बैक टाइम है टू आवर कंट्री। अच्छा मुश्ताक भाई, इसमें एक दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि मुझे बताइएगा कि आपकी अपनी पर्सनल क्या थिंकिंग है, अप्रोच है कि क्या आप सिर्फ स्पिनिंग डिपार्टमेंट को ही सर्व करना चाहते हैं या फ्यूचर में आप समझते हैं कि मैं एज ए हेड कोच भी सर्व करना चाहूँगा? तो दोनों में से क्लियर कीजिएगा ज़रा कि किस तरफ आप ज़्यादा इंक्लाइंड है। देखिए, अल्लाह का शुक्र है जितना मुझे अल्लाह ने एक्सपीरियंस दे दिया, 6 साल इंग्लैंड में रहा, फिर वेस्ट इंडीज की पूरी टीम की कोचिंग की, साल 1.5 साल उनकी की, अभी कुछ फ्रेंचाइज का मैं हेड कोच हूँ, जैसे T10 में हूँ, PSL मुल्तान सुल्तान में असिस्टेंट कोच के तौर पे काम कर रहा हूँ। आई थिंक दिस इज राइट टाइम फॉर मी टू बिकम हेड कोच। आई थिंक वो किसी भी टीम के लिए कभी भी मौका मिलेगा उसमें, क्योंकि हेड कोच को एक एडवांटेज आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ चीजें हैं वो आप डिसीजन मेकिंग में आ जाते हो। बीइंग असिस्टेंट, बीइंग एक प्रोफेशनली, लाइक अगर स्पिन बॉलिंग कोच है तो आपका डोमेन बड़ा कम रहता है, एक ही फील्ड में रहता है। तो आई थिंक जो ओवर द इयर्स अल्लाह ने मुझे एक्सपीरियंस दिया है, तो डेफिनेटली हेड कोच का जो रोल है, आई वुड लाइक टू डू दैट, और मुझे अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है कि इसमें मैं इंशाल्लाह जरूर कामयाब हूँ। इंशाल्लाह हमारी दुआएं भी आपके साथ। 90s के जो प्लेयर है ना, उनके ऊपर एक एलिगेशन है, खास तौर पे 92 की जो विनिंग के प्लेयर थे ना, उन पे एक एलिगेशन ये रहता है प्लेयर्स की जानिब से कि वो किसी भी रोल पे जब कोचिंग के अंदर आते हैं ना, तो उनका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा उनके साथ हाश, और वो कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा जैसे डिस्टेंस वाली बात करें कि हम कोई सुपर नेचुरल किस्म के लोग थे, आप लोग बड़े सुपीरियर किस्म के, हमारे से बहुत नीचे किस्म के लोग हो। तो ये आपको क्या लगता है कि वाकई ये 90s के प्लेयर के अंदर ये उनका लड़कों का गिला दुरुस्त है या नहीं? ऐसी कोई चीज़ आपके रिगार्डिंग तो ऐसा इतना ये गिला नहीं आया, बट कुछ दूसरे जो आपके साथ एसोसिएटेड नाम है उनके हवाले से ये एलिगेशन ज़रूर हमें देखने को मिलता है। देखिए, हर बंदे का स्टाइल कोचिंग का डिफरेंट होता है। कई लोग टफ होते हैं, लाइक दे स्टिल लव द पीपल,
आपको अपने स्टाइल से काम करना पड़ता है। मैं तो अपने स्टाइल को देखता हूँ कि मैन मैनेजमेंट स्किल होने चाहिए बंदे के। जब चीजें सही नहीं होती तब आपको ओनरशिप लेनी पड़ती है। 90s के क्रिकेटर्स की बात करते हैं तो वकार यूनुस का जो तीसरा टर्नओवर शुरू हुआ है, मैं वो बहुत जबरदस्त किस्म की कोचिंग कर रहे हैं अभी। और अगर आप देखें इजाज भाई को अंडर 19 में लगे हुए हैं, मैं उनसे बड़ा इंप्रेस हूँ कि अंडर 19 के लड़कों के साथ जाके वो बच्चों की तरह काम कर रहे हैं। तो आई थिंक ओवर द इयर्स यू लर्न। आप किसी भी चीज को सीखने के लिए देखे ना, मैं क्रिकेट खेला हूँ या कोई भी 90s का क्रिकेटर खेला है, जब तक वो इस प्रोसेस से नहीं गुजरेगा उसको समझ नहीं आएगी। क्योंकि बड़ा प्लेयर की सबसे मुश्किल जो चीज है ना, अगर वो कोचिंग के प्रोसेस से नहीं गुजरा होगा ना तो ही गेट फ्रस्ट्रेटेड। और ड्रेसिंग रूम में जब आप फ्रस्ट्रेशन एज ए कोच कर लेते हो तो फिर पूरी टीम के ऊपर प्रेशर बर्डन डबल हो जाता है। तो आई थिंक इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मैंने पहले आपको बताया ना, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि आपको मेंटली रिटायर्ड होना पड़ता है। मेंटली आपको अपना टाइम पास जो होगा वो खत्म हो गया। ये आज के लड़कों की गेम है, इनको सामने रख के आपने फैसले करने हैं, उनके मुताबिक आपने फैसले करने हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है कि आपको बैलेंस बना के चलना पड़ता है कि कौन से लड़के को भी यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद द गाइस, सेम टाइम यू हैव टू लव देम आल्सो सेम टाइम। देखे ना, मैं गंदी बॉलिंग करके आऊं 3 मैचों में। मुझे याद है मुझे 10 ओवर में 70 रन पड़े थे ब्रिस्बेन में। आई एम टॉकिंग अबाउट 89-90 में मुझे 10 ओवर में 70 रन पड़े। अब मैंने कहा यार मेरा टूर खत्म हो गया। अब जैसे ही हम फील्डिंग खत्म करके आए, लंच पे मैं बैठा हुआ था, इमरान भाई मेरे पास आए और आके कहते हैं मुशी तुमने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, आज अगर तुम्हारा दिन होता ना तुमने 5 विकेटें ले लेनी थी। अब मेरे लिए सुनना मेरा दिल इतना बड़ा हो गया। और नेक्स्ट मैच सिडनी में जाके मेरी मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान के लिए। क्योंकि उस वक्त कप्तान का या उस वक्त लीडर का ये कहना जो आज के कोच को बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो ना, फेलियर के ऊपर जब आप मुझे हाथ मेरा पकड़ के मेरे साथ चलोगे ना तो फिर मैं आपको बुरे टाइम पे कि अच्छे टाइम पे भी नहीं भूलूंगा। हमारा ये होता है कि हम एकदम इंसान है ना, फितरती तौर पे हम सक्सेस की तरफ ज्यादा जाते हैं। वो कामयाबी की तरफ जाते जाते जब फेलियर आता है ना उसको हैंडल करना नहीं आता। ये तब बंदा सीखता है जब बंदा इस प्रोसेस से गुजरता है, उसका फेलियर आता है, उसके फेलियर को कैसे मैनेज करना है। जब आप एज ए कोचेस फेलियर को मैनेज करते हो ना तो आपके प्लेयरों को बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाता है कि फेलियर को कैसे मैनेज करना। जी नाज़रीन, मुश्ताक साहब से बड़ी ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हम कर रहे हैं, बट इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुश्ताक साहब से कुछ मज़ीद क्वेश्चन पूछते हैं कि ओवरऑल लाइफ के वाले से एक पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा है कि आपकी लाइफ बड़ी इंस्पिरेशनल लाइफ है। यंगस्टर के लिए मैं बात करना चाहूँगा, जैसे कई दफ़ा मैंने आपके इंटरव्यू में सुना कि आप बड़े एक हम्बल बैकग्राउंड से थे, नीचे से क्रिकेट शुरू की, फिर जब क्रिकेट में ऑब्वियसली आते हैं तो एक शोबिज़ की लाइफ की तरह की लाइफ है, बड़ी लाइमलाइट में आप आ जाते हो, पैसा बहुत आता है, फिर आपके अंदर ग्लैमर बहुत ज़्यादा क्रिकेट के अंदर, क्योंकि इंटरनेशनल आप एक सेलिब्रिटी बनते हो। उसके बाद ग्रेजुअली आप जिस तरह ये एक दीन की तरफ भी आए और जिस तरह ईमान की ताकत आपके अंदर रही और बड़े वो आप एक प्रिसाइजली अपनी लाइफ को गुजारना शुरू किया, और वो हमें एक वो यूनिफॉर्मिटी और बड़ा एक ऐसे इसे कहना चाहिए कि एक बड़ा ही एक सीधा रास्ता और पाथ की तरफ आ रहे हैं। और मैं यंगस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अब बात कर रहा हूँ, बेसिकली प्लेयर्स के हाले से, कि जो अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्ट कर जाते हैं इन एनी वे, चाहे वो अपनी स्पोर्टिंग एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं या वो इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाते हैं, करप्शन की साइड पे आ जाते हैं। तो ये आप क्या यंगस्टर के लिहाज से ये बताना चाहेंगे कि आपके अंदर एक खुद ये कैसे ईमान की ताकत आई, और ये आप ये जो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है ये यंगस्टर में कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं आप? पहली बात तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हिदायत तो अल्लाह के इख्तियार में है। पर मुझे ना, मैं जब खेला करता था तो मुझे आखिरी 2-3 सालों में 4 के जो 98 की बात है, जब मैं समरसेट में खेला करता था तो समरसेट में खेलते खेलते ना मुझे एकदम मैंने रियलाइजेशन ये करना शुरू कर दी कि आई एम नॉट गेटिंग पीस। मुझे सुकून नहीं है, विकेटें भी मिल रही हैं, पैसा भी मिल रहा है, एक्सपोजर भी मिल रहा है, पर सुकून नहीं मिल रहा मुझे। तो मैं उसके लिए फिर दुआ करना शुरू कर दी कि या अल्लाह मेरे लिए वो बेहतर कर जो तू बेहतर समझता है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने अच्छे दोस्त दिए। फिर मैं इसमें जुल्कर नैन जो हमारे पुराने विकेट कीपर है उनका मेंशन करूंगा। ही वर्क्स रियली हार्ड कि वो मेरे घर में आना शुरू कर देते थे, मुझसे दीन की बातें करते थे, आखिरत की बातें करते थे। मुझे आसान लगने लग गया दीन। और फिर वो दीन की बातें करते करते अल्लाह का शुक्र है मुझे लगा कि यार नमाज पढ़ने से मुझे सुकून मिलता है। जब मुझे सुकून किसी चीज में मिलता है तो मैं उसको कंसिस्टेंसी क्यों ना करूं उसके ऊपर। जब मुझे मार पड़ी है, मैच में परफॉर्मेंस नहीं हुई, मैं नमाज पढ़ता था, मैं काम डाउन हो जाता था,
विकटें मिलती थी, मुझे विकटें मिलने के बाद जब मैं सजदा करता था, नमाज पढ़ता था, तो मैं उसमें भी शुक्रगुजार अल्लाह का बंदा बन जाता था कि या अल्लाह, सक्सेस में भी तू कामयाबी भी तू देता है, फेलियर भी तेरी तरफ से आता है, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, तू सब कुछ, तेरा सब कुछ। तो ये बातें जब मेरे ज़हन में आती ना, तो आपकी सक्सेस और फेलियर को फिर आप मैनेज अच्छे तरीके से कर लेते हो। ये दीन सिखाता है आपको, तो क्योंकि मुश्ताक भाई, ये आपको यंगस्टर को कैसे ट्रांसफर, मैं पीसीबी के जितने भी देख रहा हूँ एंटी करप्शन यूनिट भी बन चुका है, दूसरी चीज़ों के हवाले से होता है। तो जैसे मैंने इनिशियली कहा कि क्रिकेटर बिल्डिंग के अंदर जो रोल अदा करना चाहिए, ओबियसली हमारा तो फेथ भी ईमान है कि वो दीन बड़ा उसमें पार्ट प्ले करता है, तो वो आप यंगस्टर के अंदर ट्रांसफ़र करने में कितना हेल्पफुल हो रहा है कि वो एक अपनी जो क्रिकेटिंग लाइफ है और प्लस इसके साथ कनेक्ट करके एक सीधे रास्ते पे चल सकते हैं, और किसी तरह की मैल प्रैक्टिसेस जो हैं, जो करप्शन के रिगार्डिंग भी आ जाती हैं, मैच फिक्सिंग के जैसे हम जिक्र हर कुछ अरसे के बाद एक सिनेरियोस हमारे सामने आ जाता है, तो उसमें कितना हेल्पफुल हो सकती हैं चीज़ें? बहुत 100%। ये देखे ना कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह कमी बेशी माफ फरमाए, कि इंसान का मजहब उसके दोस्त के ऊपर है। जैसी सराउंडिंग में आप बैठोगे वैसे ही हो जाओगे। जी। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो डरते हैं अल्लाह से, जो झूठ बोलने से डरते हैं, जो गलत पैसा कमाने से डरते हैं, जो लालची नहीं है, अगर आप इन लोगों में जाके बैठेंगे तो क्या होगा, नेचुरली आपके अंदर वो चीजें इंडल्ज होना शुरू हो जाती हैं। तो आप फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें आपके अंदर जब बैठना शुरू हो जाती है, हर रोज सुनना पड़ता है। देखे ना, दिन में 5 दफा हम नमाज पढ़ते हैं, तो पांचों नमाजों में एक सूरत फातिहा तो पढ़नी पड़ती है। वाई अल्लाह रिमाइंड्स अस एवरी टाइम सेम प्रे। वो एक ही क्यों हमें दुआ पढ़ाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करो आप। जी। इसकी रीजन है कि ताकि हम याद रख सकें चीजें। हम भुलक्कड़ हैं, अल्लाह ने कुरान में कहा हम जाहिल हैं, तो हम सराउंडिंग के ऊपर हमारा बड़ा यकीन है। अल्लाह के नबी की बात है, देखे ना, 60 to 70% हमारे 60 to 68% हमारे जिस्म में पानी है। पानी को चूल्हे पे रखो तो गर्म हो जाता है, उसी पानी को उठा के फ्रिज में रखो तो वो ठंडा हो जाता है। जी। यू मी एवरी इंसान इस दुनिया में जो है उसको सराउंडिंग की जरूरत है। और जैसे आपने कहा, यंगस्टर के साथ जितना भी मैं काम करता हूँ, उसमें रिजवान है, शदाब है, शहीन शाह है, कितने भी लड़के जब इनके साथ काम करते हैं, माशाल्लाह ये 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। अब आपको देखिए, इनका ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता चलता है। अगर आप इनको हल्का सा एक तरफ कर दें और इनको कंसिस्टेंटली इन बातों पे ना खड़ा करें, तो एक दिन क्या आएगा, इंसान है, कमजोर है, कहीं ना कहीं कोई सराउंडिंग ऐसी मिल जाती है, कोई ऐसा बंदा मिल जाता है, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, जो उनको ऑफ ट्रैक कर दे। जी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ वंस अगेन आई एम कमिंग बैक टू दैट हदीस, कि इंसान का मजहब उसके दोस्त पे है। जी। अब आप बताएं, जब मुझे सराउंडिंग की जरूरत है और मेरे अंदर 68% पानी है, तो मैं जिस माहौल में बैठूंगा वैसे हो जाऊंगा। ये इंसान है, अच्छा, इंसान उसमें को हर वक्त सराउंडिंग की जरूरत होती अच्छा है। मुश्ताक भाई, तो थोड़ा आई सा थिंक जी इस पे पीसीबी कितना रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि एंटी करप्शन के हवाले से मैं थोड़ा सा प्रिसाइजली उस साइड पे लेके जाना चाह रहा था कि इसमें हर कुछ टाइम के बाद कोई इंसिडेंट सुनने को नज़र आ जाता है कि पर्टिकुलरली 2009-10 से लेके अभी तक हर 2-3 साल के बाद कोई इंसिडेंट आता है जो किसी भी कंट्री के अंदर इतना फ्रीक्वेंट नहीं आता जो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली सुनने को मिलता है। तो इस पर पीसीबी कितनी वर्किंग कर रही है? आई थिंक पीसीबी को थोड़ा सा क्रेडिट जाना चाहिए। रिसेंटली पिछले 3-4 सालों में पीसीबी ने जितने लेक्चर क्रिएट कर रहे हैं, और रोल मॉडल के तौर पे अभी मुझे पीसीबी ने भेजा था, इंग्लैंड भेजा था, जो मेरा रोल था स्पिन के साथ साथ मेंटोरिंग भी थी। वो बड़ा हेल्प हुई, अल्लाह का शुक्र है। इंग्लैंड टूर आपने देखा होगा, बड़ा अच्छे तरीके से गुजरा। जी। जब भी कोई लड़का फ्रस्ट्रेटेड होता था या कोई नहीं खेल रहा होता था, बड़ा मुश्किल होता है लड़कों के लिए बाहर बैठे रहना, और बबल का जो दौर आजकल चल रहा है कोरोना की वजह से, तो इस वक्त मेंटली आप लोगों को ऐसे बंदे की जरूरत होती है जो मेंटली उनको तगड़ा कर सके। तो आई थिंक एंटी करप्शन के लिहाज से अगर देखा जाए, पीसीबी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एट द मोमेंट, क्योंकि अंडर 19 में अभी 2-3 लेक्चर्स हुए हैं कि हाउ टू स्पीक फ्रंट ऑफ मीडिया, कैसे बात करनी है। मैंने ये इमाद जो है बड़ा अच्छा रोल अदा कर रहा है, जो पीसीबी के मीडिया वाले हैं। इसकी वजह कि मैंने उनको देखा कि शाम को लड़कों के साथ बैठ के वो बात करता है कि मीडिया को हैंडल करने का, क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है, हाउ टू बिकम अ पोलाइट पर्सन। एजाज भाई आज मेरा ख्याल वो अपने कर्नल साहब से, एंटी करप्शन वालों के साथ बात कर रहे थे कि हमें मैनरिज्म कैसे सिखानी है लड़कों को। ये हमारा रोल है इनका मेंटोर करना, जैसे आप कह रहे हैं ना, फादर फिगर। तो आई थिंक पीसीबी को इसका क्रेडिट जाता है। इसके ऊपर और फोकस किया जा सकता है, इस चीजों को और इंप्रूव किया जा सकता है, क्योंकि ये जो स्लिप होना ना, हर दूसरे तीसरे साल बाद कोई ना कोई इंसिडेंट होता है। आप वो देखिएगा कि वो लड़कों के साथ होता है जो एकदम इस सराउंडिंग में नहीं होते, इस सिचुएशन से बाहर निकले होते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आपने बात की है
ताकि अभी अंडर 19 में मैं बहुत एंजॉय करता हूं कोचिंग करना। उसकी जी रीजन पता है क्या है? आप इनको एज ए प्लेयर या एज ए कोच आप इनको क्रिकेट के साथ साथ आम जिंदगी के बारे में भी सिखा सकते हैं। जी जी और आम जिंदगी, जब आपकी आम जिंदगी रिफ्लेक्ट करती है आपकी गेम के ऊपर, जब आपको पता चल जाता है कि जो पैसा आपके मुकद्दर में वो मिल के रहेगा, पाकिस्तान का झंडा जब तुम उठाओगे, इस इज्जत को कोई खरीद नहीं सकता, ना पैसों से खरीद सकता, ना किसी और चीज से खरीद सकता है। जब आप याद करें 92 का अभी तक वर्ल्ड कप में, अभी जहां पूरी दुनिया में घूमते हैं ना, तो पूरी दुनिया के लोग आज भी आपकी इज्जत वैसे करते हैं जैसे करने का हक हो, जी। क्योंकि यू डन समथिंग फॉर योर कंट्री। अच्छा और मुश्ताक भाई, अपने उसमें उसमें ये बात करना चाहूँगा कि जैसे आप या एजाज साहब हैं, बहुत कम ऐसे क्रिकेटर हैं जो लोअर लेवल पे आके, जैसे अंडर 19 की बात कर रहे हैं, निचले सतह के ऊपर काम करते हैं। सबकी ख्वाहिश यही है, जो 92 के स्क्वाड की हमने पहले भी बात की, कि हमें हेड कोच बनना है या मेन टीम के साथ मेन स्ट्रीम में काम करेंगे, नीचे नहीं काम करेंगे। तो ये तो एक बड़ा अच्छा आपका इनिशिएटिव या एजाज साहब का है कि वो निचले लेवल पे भी कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं उसकी मजीद आगे बढ़ना चाहूँगा अब इंटरनेशनल क्रिकेट की जानिब भी। हमने क्या देखा है अभी लास्ट रिसेंट पास के अंदर, 90s में पूरा एक डेकेड पाकिस्तान ने क्रिकेट पे राज किया, फिर ग्रेजुअली 2000 के बाद हमारा डिक्लाइन शुरू होता है। करते करते फिर जब ख़ास तौर पे 2011 के वर्ल्ड कप के बाद हमने देखा कि हमारा ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो एक अटैकिंग मोड था, पाकिस्तान बेसिकली सबसे पूरी दुनिया को एक नया एक साइड देती थी। पाकिस्तान चाहे वो फास्ट बॉलिंग आ गया, स्पिनिंग डिपार्टमेंट आ गया, आल दो बैटिंग के अंदर भी हमारे जिस तरह के माशाल्लाह बड़े नाम थे, जवेद मियांदाद, इंजमाम, सईद अनवर, मोहम्मद यूसुफ, हम एक दुनिया को एक रास्ता दिखाते थे कि ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम खेल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जब 2010-11 के बाद हमारा वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट, हम वाइट बॉल की बात करें तो ओडीआई और टेस्ट के अंदर दोनों में डिक्लाइन हो गया। T20 में फिर भी हम एक अच्छे लेवल की क्रिकेट खेलते रहे और इनमें हम काफ़ी नीचे चले जाते रहे। वनडे की बात अगर हम करें, आजकल भी जैसे सीरीज़ हो रही है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो उसमें भी देख रहे हैं कि टीमें बहुत बड़ा स्कोर करती हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इनका टारगेट जो होता है वो 350 पे होता है। हमने क्या देखा कि 240-50 किया, 260-70 किया। बॉलर अच्छे थे, सईद अजमल हो गया, कुछ और 2-4 नाम, उमर गुल वगैरह थे, ये आउट कर देते थे, हम मैच जीत जाते थे। बट हमारा जो पार स्कोर था वो उनसे बहुत नीचे था। तो आप क्या समझते हैं कि ये इतनी नेगेटिव अप्रोच या इस तरह की इनोवेटिव चीज़ें क्यों नहीं हमारी क्रिकेट में अब आ रही, इतना नीचे क्यों जा रहे हैं हम? इसकी दो तीन चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की कंसिस्टेंसी। आप जब किसी प्लेयर पे बैंक करते हो तो फिर आप उस 10-15 मैच देने पड़ेंगे, आपको कंसिस्टेंट उसको मैच देने पड़ेंगे, और उसको ये बताना पड़ेगा कि आपका रोल क्या है, नंबर 1। नंबर 2 जो है ना, इस वक्त जो हम जो कहते हैं कि जी कंसिस्टेंट जी सिलेक्शन है ना, आप जब मुझे 2 मैचों के बाद ड्रॉप होता हूँ ना, मैं एज ए प्लेयर, मैं ये आपको ड्रेस रूम को आप ड्रॉप कर देते हो, आप सारे लड़के खौफ में आ जाते हैं। तो आई थिंक मेरा अपना पर्सनल ख्याल है कि सिलेक्शन की कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके ऊपर आपको फेलियर का डर निकालना पड़ेगा दिमाग से और दिल से। जब आप फेलियर ये निकाल देंगे ना, अपने दिमाग और दिल से निकाल देंगे कि हारना है, देखिए ना, हारने की वजह से आपका इंटेंट वो नहीं रहता, आप अपने तरीके से खेलना चाहते हो कि हम इस तरह स्कोर करेंगे, नहीं, आपका इंटेंट, अगर शहीन शाह हमारा विकेट टेकिंग है तो ही कैन गो फॉर 7 एंड ओवर, 8 एंड ओवर, कोई बात नहीं है। अगर वो 2 मैचों में उसको मार पड़ती है, 3 मैच जिताएगा भी आपको। जब आप ये रोल क्लियर कर देते ना इंसान को, प्लेयर को, तो फिर प्लेयर के अंदर खौफ खत्म हो जाता है कि यार मुझे हिट मारते हुए मैं आउट होऊंगा तो मुझे बैक किया जाएगा, मुझे ड्रॉप नहीं किया जाएगा, मैं अगर गुगली करते हुए छिक्का खाऊंगा तो मुझे विकेट मिलेगी, तो मैं विकेट लेने जा रहा हूं क्योंकि मेरा रोल है ये। तो आई थिंक ये रोल क्लियर करना, इसलिए हमारा ब्रांड वो बन नहीं रहा, मोमेंटम वो बनता नहीं है, क्योंकि नेचुरली जब आप डर के कोई डिसीजन लेते हो ना, तो वो उसका इंपैक्ट और उसका इंटेंट वो रहता ही नहीं है। तो आई थिंक 2-3 चीजों का एक अगर बैलेंस बनाया जाए, तो लड़कों को ये पता होना चाहिए कि मैं सिलेक्ट हो गया हूं, आई एम गुड इनफ प्लेयर, मैं अपने कंट्री से खेल रहा हूं, मैं किसी भी कंडीशन में जाके मैं 300 350 स्कोर हम कर सकते हैं। उसके लिए सबका माइंडसेट एक होना बड़ा जरूरी है। लैंग्वेज बोलना कि कौन सी लैंग्वेज हमने बोलनी है। जब आप कहते हैं ना, एक मैं एक छोटी सी एग्जांपल दिया करता हूं, जब आप किसी भी प्लेयर को अगर ये मैसेज देंगे ना कि यार निकल के शॉट मारी पर स्टंप ना हुई, दिस इज नॉट अ ग्रेट मैसेज, यू नो, दिस इज यू कॉम्प्लिकेटिंग अ पर्सन कि जो आप निकल के हिट मारना, आउट ना होना। तो एक प्लेयर के लिए ये डिसाइड करना मुश्किल होगा कि यार मैंने छिक्का भी मारना है, मैंने चौका भी मारना है और आउट भी नहीं होना। तो ये इंटेंट जो है ना, ये सही नहीं है। क्लियर जो मैसेज है ना, वो ये होना चाहिए, if the ball is there, if you wanna go for it, does not matter getting out। आप यकीन करें,
आपका इंटेंट, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जब आप फील्डिंग में कहोगे ना यार कैच नहीं छोड़ना, आप कहना कैच छूट जाए डज नॉट मैटर, यू हैव टू गो फॉर कैच। अब ये लैंग्वेज जो ना, ये जो वर्ड्स हैं, ये प्लेयरों को इंडल्ज करते हैं, अंदर जाते हैं प्लेयरों के, जो कि एक टीम बनती है, फिर ब्रांड बनता है। अच्छा मुश्ताक भाई, लास्टली मैं चाहूँगा, आप लाखों प्लेयर्स के लिए एक मेंटोर की हैसियत भी रखते हैं, हमने भी जैसे ग्रो होते हुए आपको देखा, तो आप यंगस्टर के लिए कोई एक लास्ट मैसेज देना चाहें जो आपको लाखों करोड़ों लोग चाहते हैं, जो प्लेयर्स के वाले से मैं पर्टिकुलरली जानना चाह रहा हूँ, कोई एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू देम? अजी किसी भी फील्ड में हो, आजकल मैं यूनिवर्सिटीज में भी जा रहा हूँ, मैसेज एक ही दे रहा हूँ, इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर और आर्किटेक्ट और क्रिकेटर और हॉकी प्लेयर और कोई भी शोबे में ले लें, मैसेज इज वेरी क्लियर। नंबर 1 बनने की कोशिश करना और अपने से बड़े से मुकाबला करना, कभी भी सेटिस्फाइड ना होना जिंदगी में, कभी भी जिंदगी में छोटे बंदे से मुकाबला नहीं करना, हमेशा बड़े बंदे से मुकाबला करना है। मैं अगर अच्छा बॉलर बनूंगा तो मैं शेन वॉर्न को सामने रखूंगा, तो मैं उसका कम्पीट करूंगा, तो बाकी सारी चीजें मेरे कवर हो जाएंगी। एक तो ये कि हमेशा गोल्स बड़े रखना, और गोल्स बड़े रखने के बाद जब फेलियर आएगा ना, उस फेलियर को ये समझना कि हर गलती तुम्हारी मंजिल करीब करती है। अगर तुम हर गलती करने के बाद डाउट क्रिएट करोगे अपने ड्रीम्स को, अपने ख्वाबों को, तो फिर इसका मतलब है आपका माइंडसेट कमजोर है, आपके गोल्स कमजोर हैं। तो जितने भी यंगस्टर्स इधर जो भी जिस फील्ड में भी जाना, अपने आप को नंबर 1 समझना, और उसके लिए 2 चीजों का होना बड़ा जरूरी है, डिसिप्लिन और मेहनत। यू कैन नॉट चीट सक्सेस, आप सक्सेस को चीट नहीं कर सकते, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई 1 घंटा करता है तो आपका ऑपोजिशन वाला घंटा करता है, यू हैव टू वर्क आवर एंड हाफ, 1.5 घंटा आपको करोगे तो आप लोगों से आगे चैंपियन बन जाओगे। जो स्टूडेंट 10 मिनट क्लास में पहले जाएगा वो 10 मिनट लोगों से आगे होगा, जो क्रिकेटर ग्राउंड में 10 मिनट पहले लोगों से पहुंचेगा वो 10 मिनट लोगों से आगे होगा। बड़ा सिंपल रूल है, अगर आप मेहनती होगे, डिसिप्लिन होगे और गोल्स को बड़ा रखोगे, आप जिंदगी में जब भी फेल होगे, 4 मैचों में 5 मैचों में 5 एग्जाम आपने फेल कर दिए, बट इफ यू डोंट चेंज योर गोल्स एंड बिलीव, मेरी यूथ से सबसे गुजारिश ये है कि नेगेटिव चीजों के ऊपर प्लीज फोकस ना करना, कभी नेगेटिव चीजों के ऊपर फोकस ना करना, झूठ ना बोलना, अपने माँ बाप की कदर करना। मैं हमेशा जहां पे भी जाता हूँ मैं ये कहता हूँ, जो अपने माँ बाप की खिदमत करता है, माँ बाप का लुक आफ्टर करता है और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करता है, आपको कोई नहीं हरा सकता। नमाज पढ़ा करो, लोगों से मोहब्बत करो, डोंट बिकम जजमेंटल, लोगों के ऐबों के ऊपर पर्दे डालो, हम बीइंग नेशन भी तगड़े हो जाएंगे और हमारे अंदर पर्सनालिटी भी बड़ी पॉजिटिव डेवलप हो जाएगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपके खूबसूरत अल्फाज का, जिस तरह आपने पूरा हमें टाइम भी दिया, और पूरी नेशन मेरा ख्याल है आपकी इस गुफ्तगू से बहुत फ़ायदा उठाएगी। अगेन आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, होपफुली आपको आज का स्पेशल शो बहुत पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक एक बड़े ज़बरदस्त सेलिब्रिटी के साथ, मुलाकात होती नेक्स्ट वीक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।